हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SKI। तो ये इकोनॉमी का थर्ड लेक्चर होगा। इससे पहले दो लेक्चर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो उसी सीरीज़ में ये थर्ड लेक्चर है इकोनॉमी का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। नेशनल इनकम में जो चार मेजर चीज़ें हैं, GDP दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, then GNP which is gross national product and then NNP which is net national product। ठीक है, ये चार चीजें मेजरली हम देखने वाले हैं और कुछ टर्म्स जो इनसे रिलेट होते हैं उनको देखने वाले हैं। ओके, सो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखते हैं कि GDP क्या है, व्हाट इज GDP, क्योंकि हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं GDP। ये है बहुत सिंपल टर्म, बस सिंस हम इतना ज्यादा हमें इकोनॉमी शुरू से हम पढ़ते नहीं, तो हमें GDP के लिए हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है। ठीक है, तो आई होप आज वो कंफ्यूजन इस वीडियो के एंड तक दूर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सो GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि ये ग्रॉस वर्ड क्या है, ग्रॉस इज नथिंग बट टोटल, एक कंप्लीट, एक टोटल की बात की जाए जिसको हम ग्रॉस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये मॉनेटरी वैल्यू होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब देखो आप, जैसे ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, ये इंडिया। अब अच्छा, इस मैप को आप जज मत करना, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो जितना मुझसे बन पाया मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, सो देखो आप, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, जितनी हमारी ये बॉर्डर आप देख रहे हो, सीमाएं। ठीक है, ये होगी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। अब इस डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, यहां पे कुछ गुड्स बन रहे होंगे, यहां पे कोई सर्विसेज बन रही होंगी, यहां पे कुछ गुड्स बन रहे होंगे, यहां सर्विसेज, यहां गुड्स। अब जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो मैंने अब इस चीज का ध्यान रखना कि हम बात कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की इस डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब अपने देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। ठीक, अच्छा, अब कितने समय के अंदर, एक फिक्स टाइम होगा। ऐसा नहीं है ना कि हम 10 साल का ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं, एक फिक्स टाइम के अंदर। और ये एरिया डिसाइड हो गया कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बन रही हैं उन्हीं को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या GDP कहते हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, अब GDP के बारे में चार चीजें हमने बात की। पहली बात हमने की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, तो ये देख लेते हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किसे बोलेंगे। अब आप एग्जांपल समझो, जैसे एक कार खरीदने जा रहे हो आप, ठीक, कार जो होगा वो एक फाइनल प्रोडक्ट होगा। जब मैं बात करूं एक कार की, ठीक है, कार होती है फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो आप, अब इसे फाइनल गुड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी इंटरमीडिएट गुड्स शामिल हैं। ठीक है, जैसे कार में टायर लगा होगा, कार में ऑब्वियसली स्टील के कुछ पार्ट्स लगे होंगे, इंजन लगा होगा, मिरर्स लगे होंगे, विंडशील्ड्स होंगे, बहुत सारी चीजें कार में, छोटी छोटी एक्सेसरीज होंगी, ये सारी चीजें। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप कार के लिए पेमेंट करते हो, आप सबका अलग अलग पेमेंट थोड़ी करोगे कि टायर के लिए हम अलग पेमेंट कर रहे हैं, कार के गेट के लिए अलग पेमेंट कर रहे हैं, विंडशील्ड के लिए अलग पेमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जब भी हम पेमेंट करते हैं कार के लिए, फाइनल पेमेंट करते हैं कि भाई एक साथ मिला करके हमने कार का पेमेंट कर दिया। ठीक, इसीलिए हमने कार को फाइनल पेमेंट बोला या फाइनल प्रोडक्ट बोला, सॉरी, फाइनल प्रोडक्ट बोला। ठीक, कार को। एक और एग्जांपल, अगर कार से क्लियर नहीं होता तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे गेहूं की बात करें हम। ठीक, गेहूं, क्या गेहूं एक फाइनल प्रोडक्ट है? नहीं, क्योंकि गेहूं का फर्दर प्रोसेसिंग बाकी है। जिस भी चीज की फर्दर प्रोसेसिंग पॉसिबल हो, कि मतलब उसको प्रोसेस करके कुछ और बनाया जा सकता है, उसको हम फाइनल गुड नहीं कहेंगे। जैसे गेहूं से हम आटा बना सकते हैं, आटे से हम ब्रेड बना सकते हैं। ठीक, तो ब्रेड क्या होगा? ब्रेड होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो उस ब्रेड की जो मॉनेटरी वैल्यू होगी, मतलब जितना भी उस ब्रेड से अर्निंग होगी, जितने भी रुपए में वो ब्रेड बिकेगा, उसको हम अपनी GDP में शामिल करेंगे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, अब कुछ चीजें देखते हैं इसमें। सो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, आई होप आपको समझ आ गया। अच्छा, यह तो मैंने गुड्स की बात कर दी। सर्विस की बात, कि जो फाइनल सर्विस आपको मिले, जैसे आप किसी कोचिंग में जाते हो, पैसा पे करते हो, है ना, तो पैसा पे करने के बाद अब आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड होंगी। अब उस कोचिंग में हो सकता है टेस्ट भी हो, उस टेस्ट का आपको अलग से पेमेंट नहीं करना, क्योंकि आपने फाइनल सर्विसेज के लिए पेमेंट कर दिया कि भाई मैंने पूरी कोचिंग के लिए पे कर दिया। अब इसमें जो इंटरमीडिएट सर्विसेज होंगी, आप टेस्ट करवाओगे, आपको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, हो सकता है वो टेस्ट पेपर्स के लिए कोचिंग किसी को हायर करे कि भाई आप टेस्ट पेपर टाइप करके दे दो, उसका पेमेंट आपको नहीं करना। आपने फाइनल सर्विस की आपको कोचिंग प्रोवाइड की जाए उसके लिए पेमेंट कर दी है। ठीक है,
ओके, सो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। अब देखो आप, डोमेस्टिक टेरिटरी दो चीजें इसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। एक होती है हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ज्योग्राफिकल टेरिटरी क्या होती है? जो भी हमारी बाउंड्रीज होंगी उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक, 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है। और उसी डोमेस्टिक टेरिटरी में एक वर्ड आता है दैट इज EEZ, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना होता है? 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स, 200 समुद्री मील, ठीक है। जैसे नीचे इंडियन ओशन है, इसमें 200 समुद्री मील तक जो भी टेरिटरी होगी, वो उसमें जो भी एक्टिविटीज होंगी, जिससे जिन चीजों से अर्निंग हो रही होगी, वो हमारी जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल्स, तो उसको हम बोलते हैं EEZ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, ये तो हो गई एक डोमेस्टिक टेरिटरी का टाइप हमारे। सेकंड इज एम्बेसीज। जो भी हमारी एम्बेसीज हैं फॉरेन कंट्रीज में, उनमें जो भी एक्टिविटीज होंगी जिनसे अर्निंग हो रही है हमारे देश के लिए, वो भी हमारी जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। अब अर्निंग किस तरह से होगी एम्बेसी में? ऑब्वियसली वीजा सर्विसेज प्रोवाइड करके, ठीक है। कोई शिप्स या एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हैं और वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर सर्विसेज दे रहे हैं, उससे जो भी अर्निंग होगी वो हमारी जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। सो दिस इज आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। उसके बाद आता है फिक्स टाइम। फिक्स टाइम का मतलब होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक, एक फाइनेंशियल ईयर में जो कि शुरू होता है 1 अप्रैल से कब तक? 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च। और जो हमारा विक्रमादित्य कैलेंडर है वो भी ऐसे ही शुरू होता है। तो हमारा जो विक्रमादित्य कैलेंडर, उसके हिसाब से 1 अप्रैल को हमारा न्यू ईयर होता है, ठीक है। जो कैलेंडर अभी हम फॉलो करते हैं 1 जनवरी से टू 31 दिसंबर, दैट इज कॉल्ड ग्रेगोरियन कैलेंडर। ओके, सो दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस, बट फिर भी आप जानते रहो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो फिक्स टाइम का मतलब होता है कि अब ये हमारी टेरिटरी के अंदर जो फिक्स टाइम की बात हम कर रहे थे, ये फिक्स टाइम ये होता है एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, उनको हम अपनी जीडीपी में काउंट करेंगे। देन कम्स द मॉनेटरी वैल्यू। अब भाई मौद्रिक मूल्य बोले, ठीक, मॉनेटरी वैल्यू बोले, बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, अब देखो आप, मैंने यहां पे लिखा है क्वांटिटी इनटू प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमारी इस डोमेस्टिक टेरिटरी में आप मान के चलो ऐसी पेन्स बन रही हैं, ठीक, सिर्फ पेन्स का एग्जांपल दें, ऐसी पेन्स बन रही हैं। आप समझो कि ये 1000 पेन्स ऐसी बनी। अगर हमारी जीडीपी मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐसी 1000 पेन्स बनी, तो 1000 टाइम्स इस पेन का जो भी प्राइस होगा, मैं कहता हूं कि इस पेन का प्राइस लेट्स से 100 रुपीज है, तो 1000 पेन्स और एक पेन का कॉस्ट 100 रुपीज, तो हम कर देंगे सिंपली 1000 टाइम्स 100, और जो भी वैल्यू हमें मिल जाएगी, है ना, ये वैल्यू हमें मिल गई 1 लाख। सो ये हो गया हमारा जीडीपी। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम, विच इज एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? बेसिकली मैंने यहां पे लिखा हुआ है जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ? जीडीपी हमने समझ लिया, ये डेप्रिशिएशन क्या होता है? डेप्रिशिएशन समथिंग, अब आप एक तरह से समझो, जैसे मैंने एक ट्रैक्टर खरीदा, अब उस ट्रैक्टर से मैंने फसल उगाने के लिए पहले खेत की जुताई की, फिर फसल उगाया, फिर उस फसल को कैरी किया उस ट्रैक्टर के थ्रू, ये सारे चीजें मैंने की। अब उससे मुझे कुछ पैसा मिल गया, जैसे मान लो फसल बेच के मुझे 1000 रुपीज का 1000 रुपीज टोटली मिल गए, तो क्या 1000 रुपए पूरा पूरा मेरा प्रॉफिट हो गया? नहीं, यहां पे कुछ चीजें समझने की जरूरत है। डिप्रिशिएशन का मतलब क्या हुआ? जब मैंने उस ट्रैक्टर को यूज किया, तो जैसे मैंने ट्रैक्टर, अगर मान के चलो मैंने 5 लाख का खरीदा होगा, तो एक बार उस ट्रैक्टर को मैंने यूज किया तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें तो कम हुई होंगी ना। अब उसका प्राइस 5 लाख रुपए थोड़ी रहा, अब हो सकता है उसमें 20,000 या 30,000 रुपए कम हो गए हों, तो अब उस ट्रैक्टर की प्राइस रहेगी 4,70,000 या 4,80,000, क्योंकि उसमें कुछ डेप्रिशिएशन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा प्रॉफिट था, 1000 रुपए का मेरा प्रॉफिट था, और उसमें से जो डेप्रिशिएशन हुआ, अगर मैं कहता हूं कि ट्रैक्टर में 500 का डेप्रिशिएशन हो गया, तो जो मेरा नेट प्रॉफिट आया वो सिर्फ 500 रुपीज ही आया, क्योंकि 500 रुपए तो मेरे ट्रैक्टर में जो मैंने लगाए थे वो तो चले गए ना। तो उसी को हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि जब भी जीडीपी टोटल हमने निकाल ली, उसमें से हमारे प्रोडक्ट उन गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में कितना हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल था, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था, उसमें से कितने परसेंट जो है, या जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था मशीनों में, उनमें से कितना डिप्रिशिएशन हुआ उन मशीन्स में,
ठीक है। अगर हम उसको निकाल दें टोटल जीडीपी की वैल्यू से, कि मतलब हमारे जीडीपी की वैल्यू आ रही थी 1000, लेकिन इस 1000 के गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हमारा 100 रुपए का नुकसान हो गया मशीनों का, तो हम उस 100 रुपए को इसमें से निकाल देंगे, तो ये ग्रॉस से हम कहां पहुंच गए, नेट पे, ठीक है। तो हमारा ये हो गया 990 रुपीज। तो अब हमारी जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आया वो आ गया 990 रुपीज, क्योंकि 10 रुपए जो डिप्रिशिएशन का था उत्पादन करने में जो हमको नुकसान हुआ वो हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अब देखते हैं जीएनपी क्या है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब समझो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक से हम कहां पहुंच रहे हैं, अब देखो डोमेस्टिक से हम पहुंच रहे हैं नेशनल पे, ठीक। अच्छा, अब डोमेस्टिक से नेशनल पहुंचने के लिए क्या करना होगा हमें, सिंपल सी बात है कि भाई अगर हम अपने पूरे नेशनलिस्ट का, जैसे कुछ लोग इंडिया में पैदा हुए वो अभी भी इंडिया में रह रहे हैं, जैसे मैं इंडिया में बॉर्न हुआ, मैं अभी भी इंडिया में रह रहा हूं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इंडिया में बॉर्न हुए बट वो किसी और कंट्री में कमा रहे होंगे, पॉसिबल है ना। तो अगर हम उनकी भी अर्निंग अपने जीडीपी में ऐड कर दें, तो ये जो एन फीफा मैंने लिखा है, इट्स नथिंग बट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि मतलब जो भी विदेशों में हमारे भाई रह रहे हैं वो उनका पैसा भी हम अगर ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, मैंने तो हमारे यहाँ के जो लोग बाहर रह रहे हैं उनका पैसा ऐड कर दिया, ऐसे ही हमारी कंट्री में भी तो कुछ बाहर वाले देशों के लोग रह रहे होंगे, तो उस पैसे को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है। तो नेट फैक्टर इनकम की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, जो भी पैसा बाहर से आया इंडिया में, ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि मनी रिसीव्ड, ठीक, मनी रिसीव्ड इन इंडिया, और इसमें से क्या माइनस कर दूं, भाई जितना पैसा हमारे पास आया कुछ पैसा हमारे यहां से गया भी होगा, मनी सेंट कर दूं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर 1000 रुपीज हमारे भाइयों ने बाहर से भेजा, बाहर से 1000 रुपीज अर्निंग इंडिया में आई, तो हो सकता है यहां से 100 रुपीज बाहर भी चली गई हो, हमने उसको माइनस कर दिया, तो इसका मतलब टोटल कितना आया, 900 रुपीज। अब ये 900 रुपीज हम कहां ऐड कर रहे हैं, अपने जीडीपी में। ये 900 रुपीज अगर हम अपने जीडीपी में ऐड कर दें तो उसको हम बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक। अब देखो, अब हमने जीडीपी से शुरू किया था, जी ग्रॉस को हमने बना दिया नेट, नेट हमने कैसे बनाया, डिप्रिशिएशन को माइनस कर दिया। उसके बाद डोमेस्टिक से हम नेशनल पे पहुंचे, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे पहुंचे, ए एन फीफा ऐड करके, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या था, हमने जो पैसा हमारे यहां आया और जो पैसा हमारे यहां से गया उसका डिफरेंस निकाला और उस डिफरेंस को अपनी जीडीपी में ऐड कर दिया। उसी तरीके से यहां पे आप देखो, एनडीपी मैंने आपको बता ही दिया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने क्या ऐड कर दिया, जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड थी उसको ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमें मिल गया एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप ये क्लियर है कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट टॉपिक्स हैं इनसे, जिन उनको भी देख लेते हैं हम। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर कॉस्ट। अब देखो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जैसे आप सोचो कि एक बिजनेसमैन है, ये रहा बिजनेसमैन, ठीक। अब इस बिजनेसमैन ने क्या किया, एक फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री लगाई। अब इस फैक्ट्री में मान लो ये पेन्स बन रही है, ठीक, ये पेन्स बन रही है। सो इस फैक्ट्री में बनी ये पेन। अब इस पेन को बनाने में जो भी उसका पैसा लगा टोटल, अब इसमें अपना प्रॉफिट भी वो ऐड कर रहा है, ये चीज आप याद रखना, जब भी फैक्टर कॉस्ट की बात होगी तो उसमें प्रॉफिट भी ऐड होगा। तो मैं कह रहा हूं कि इस पेन को बनाने में टोटल उसको लगे 10 रुपए, 10 रुपीज लगे। अब इस 10 रुपीज में उसका प्रॉफिट भी ऐड है, ये आप ध्यान रखना, जो भी रॉ मटेरियल्स लगा, जो भी लेबर लगा, सब कुछ मिला करके उसको लगे 10 रुपीज। तो अब इस 10 रुपीज पे उसने इस चीज को भेज दिया मार्केट के लिए कि चलो भाई 10 रुपीज मेरा लगा, उसमें उसका प्रॉफिट भी ऐड हो गया। अब उसने उसको मार्केट के लिए भेज दिया। तो जब ये पेन फैक्ट्री से निकली तो इसका दाम था 10 रुपए, तो इसको हमने बोल दिया फैक्टर कॉस्ट, मतलब इस पेन की फैक्टर कॉस्ट कितनी हो गई, 10 रुपीज हो गई, ठीक। अब देखते हैं, फैक्ट्री से वो चीज निकल गई, मार्केट में आ गई। अब आप देखो मार्केट में जब वो पहुंचेगी, फैक्ट्री से निकला, मार्केट में आ गया 10 रुपीज पे, लेकिन मार्केट में बिकने से पहले सरकार क्या करेगी, सरकार इस पे ऐड करेगी इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट
टैक्स ऐड करेगी। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दिया, मान लो कितने रुपए का, चलो मैंने कहा कि सरकार ने 2 रुपए का इस पे इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दिया। अब इसकी प्राइस हो गई 12 रुपए। ठीक, अब ये मार्केट में आ गई 12 रुपए की, ये पेन मार्केट में 12 रुपए की आ गई। अच्छा, अब सरकार को लगा कि यार ये पेन तो जरूरत की चीज है भाई, पढ़ाई लिखाई में इसको यूज करेंगे लोग, तो चलो इस पे हम थोड़ी सब्सिडी दे देते हैं। सब्सिडी किस लिए? ताकि लोगों के जेब पे इतना बर्डन ना पड़े इसको खरीदने में। तो सरकार ने कहा कि चलो मैं सब्सिडी देता हूं, मतलब मैंने सब्सिडी दे दी कितने की? 1 रुपए की। 1 रुपए की सब्सिडी दे दी सरकार ने। तो अब इस पेन का प्राइस कितना हो गया? पहले तो सरकार ने टैक्स ऐड किया, उसके बाद सब्सिडी दे दी, तो -1 रुपीज अगर हम कर दें 12 में से, तो फाइनल प्राइस क्या आ गया इस पेन का? 11 रुपए, है ना। तो अब ये पेन मार्केट में 11 रुपए की बिकेगी। अच्छा, ये सब्सिडी सब पे नहीं होती, जो भी जरूरत की चीजें लगेंगी सरकार को कि भाई इन चीजों का कंजम्पशन जनरल लोग ज्यादा करते हैं या जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो ज्यादा करती है, प्लस ये चीजें महंगी नहीं होनी चाहिए, उन चीजों पे सरकार सब्सिडी देती है। तो बेसिकली मार्केट प्राइस क्या हुआ? मार्केट प्राइस इज नथिंग बट, अब मैं अगर एक फॉर्मूला लिखना चाहूं मार्केट प्राइस का, तो मैं क्या ये मैं कह सकता हूं कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये कह सकते हैं कि नहीं हम? भाई फैक्टर कॉस्ट था 10 रुपीज, इनडायरेक्ट टैक्स 2 रुपए और सब्सिडी 1 रुपए माइनस करके मुझे मिल गया क्या? मार्केट प्राइस। सो आई होप फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस ये क्लियर है। अब आप देखो, मैंने कुछ चीजें यहां पे लिखी हैं कि नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे होता है। अब देखो, जो हमने जीडीपी की बात की थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, वो 2 तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। एक होगा फैक्टर कॉस्ट पे कि भाई जब फैक्ट्री से वो चीज कोई भी प्रोडक्ट बना जीडीपी में, वो फैक्ट्री से जब निकला तब उसकी प्राइस कितनी थी, फिर मार्केट में पहुंचा तब प्राइस कितनी थी। दो यहां से मिल गए, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस। ऐसे ही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की हमने, तो यहां भी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी मार्केट प्राइस। उसी तरीके से जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी मार्केट प्राइस, और उसी तरीके से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी मार्केट प्राइस। टोटल मिला के कितने हो गए? 8 मेजर एग्रीगेट्स मिल गए हमें, किसके लिए? जीडीपी कैलकुलेशन के लिए। इन्हीं चीजों को कैलकुलेट करके हम क्या निकालते हैं कि जीडीपी की टोटल वैल्यू कितनी है। ठीक है, जिसमें जो बेस्ट इंडिकेटर बोला जाता है वो इसको बोला जाता है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को। ठीक है, अब देखो ये करता कौन है? इस जीडीपी का कैलकुलेशन कौन करता है? वो करती है मॉस्पाई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, ये मॉस्पाई जो मिनिस्ट्री है, बेसिकली ये जो काम होता है कि भाई कैलकुलेट करना कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे कितना है, मार्केट प्राइस पे कितना है, ये सारा काम मॉस्पाई करता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट कुछ 1-2 और रेलेवेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। व्हाट इज जीडीपी नॉमिनल एंड व्हाट इज जीडीपी रियल, ये देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से। अब इस पेन की बात करते हैं, अगेन स्मार्ट पेन। अब मुझे एक बात बताओ, अब जैसे ये स्मार्ट पेन था, ठीक, 2012 की अगर हम बात करें, मैं कहता हूं कि ये स्मार्ट पेन उस टाइम पे 1000 रुपए का रहा होगा, कि 2012 में जो कॉस्ट था इस स्मार्ट पेन का वो था 1000 रुपीज। और ऐसे कितने पेन्स बने हमारी जीडीपी में? मैं कहता हूं कि जीडीपी में सिर्फ ये स्मार्ट पेन्स बनते थे अपने उस टाइम पे, सारी चीजों को छोड़ो आप। 10 पेन्स बने ऐसे। अब 10 पेन्स बने मतलब 1000 टाइम्स 10 कर दिया मैंने, तो मुझे मिल गए 10,000 रुपीज। मतलब मेरी टोटल जीडीपी 2012 में कितनी थी? 10,000 रुपए की जीडीपी थी। अब मैं इसी चीज को करता हूं कि 2015 के हिसाब से, तो यहां पे जो ये स्मार्ट पेन्स थे, इनका प्राइस भाई 2012 से 15 तक बढ़ गया होगा। बढ़ करके मैं कह रहा हूं 2000 हो गया, 2000 हो गया, और ऐसी 15 पेन्स बनी हमारी जीडीपी में टोटल। और जब हम 2000 into 15 करेंगे तो हमें मिल गया 30,000। देख रहे हो आप डिफरेंस? ओके, 30,000 मिल गया। अब एक चीज देखना आप, तो क्या मैं इसको इस तरह से कह सकता हूं भाई 2012 से 2015 तक में, 2012 में हमारी जीडीपी थी 10,000 की, जो 2015 में हमारी जीडीपी कितनी पहुंच गई? 30,000 रुपए। तो क्या मैं, आप ये डिफरेंस देख रहे हो कि भाई जीडीपी हमारी कितनी हो गई? 3 टाइम्स हो गई हमारी जीडीपी, कि 3 गुना बढ़ गई। 3 साल में जीडीपी 3 गुना बढ़ गई, है ना। बल्कि अगर आप इसको एक अलग तरीके से देखो कि भाई यहां पे जो यूनिट प्रोडक्शन था वो तो 5 ही बढ़ा, लेकिन दाम बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि भाई अगर आप महंगाई थोड़ी सी बढ़ा दो तो जीडीपी बड़ी दिखना शुरू हो जाएगी। ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमने क्या बनाया? जीडीपी रियल। अब जीडीपी रियल का मतलब क्या था? अगर मैं इस साल से यहां कंपैरिजन करूं, आप देखो कि भाई मैंने दाम कांस्टेंट रखा, प्राइस मैंने 1,000 रुपए रखा कंपैरिजन के लिए कि सही मायने में कितनी हमारी ग्रोथ हुई, तो मैंने दाम को सेम रखा कि भाई चलो 1,000 रुपए उस साल था, 1,000 आज भी मैं रखता हूं। और
यूनिट्स 15 बने थे, मैंने यूनिट्स को सेम रखा कि भाई चलो अब देखते हैं कि जीडीपी की असली ग्रोथ कितनी हुई। तो मुझे यहां मिला 15,000। तो अगर आप 10,000 से 15,000 को कंपेयर करते हो तो यहां पर देखोगे कि 1.5 टाइम्स ही हुआ है, कि मतलब हमारी जो जीडीपी थी अगर वो सच में देखें तो सिर्फ 1.5 गुना बढ़ी है। किसके कंपेरिजन में? 2012 के। ठीक, तो अब ये कंपैरिजन करने के लिए हम कोई तो साल ले नहीं सकते, तो हम वो साल लेते हैं जब हमारी जीडीपी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा महंगाई ना बढ़ी हो, बहुत ज्यादा मंदी ना आई हो, ये सारी चीजें। ठीक, तो हम एक बेस ईयर लेते हैं, और वो बेस ईयर हम किसको कंसीडर करते हैं? 2015 को। तो जब आज हमारी जीडीपी कैलकुलेट होगी 2023 में, 2022 में हमने किया, 2024 में करेंगे, उसके लिए बेस ईयर किसको लेंगे? कंपैरिजन के लिए ले लेंगे 2015 को। ठीक, अच्छा, एक और टर्म आता है जीडीपी डिफ्लेटर, कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर कुछ नहीं होता, बेसिकली ये इन्फ्लेशन का बेस्ट इंडिकेटर बोला जाता है, कि महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ी उसको अगर चेक करना, आप जीडीपी डिफ्लेटर चेक कर लो। ये चेक कैसे होगा? ये चेक ऐसे होगा कि आप क्या करोगे, जीडीपी नॉमिनल, ठीक है ना, जीडीपी मैं एन लिख रहा हूं नॉमिनल के लिए, को डिवाइड कर दो आप किससे? जीडीपी रियल से। ठीक, अगर आपने जीडीपी नॉमिनल को जीडीपी रियल से डिवाइड कर दिया तो आपको एग्जैक्टली वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं यहां करके दिखाता हूं आपको, जीडीपी नॉमिनल था हमारा 30,000 और जीडीपी रियल कितना था? 15,000। ठीक, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दिया मैंने, 3 0 सॉरी, और फिर बचा 15 एंड देन इधर बचा 30 एंड देन 15 टाइम्स 1 एंड 15 टाइम्स 2, हमें 2 वैल्यू मिल गई। इसका मतलब जो महंगाई थी वो कितनी गुना थी? 2 गुना। ठीक है, ये है जीडीपी डिफ्लेटर, ये दिखाएगा कि महंगाई कितने गुना से बढ़ रही है। ठीक, अगर हाँ वन मोर थिंग, जनरली जीडीपी डिफ्लेटर को हम परसेंटेज में दिखाते हैं, तो आप सिंपल सी बात है, इस जो ये हमारा फॉर्मूला था जीडीपी नॉमिनल अपॉन जीडीपी रियल, इसमें अगर आप टाइम्स बाई 100 कर दोगे, किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो टाइम्स बाई 100 करके, बाहर आप परसेंटेज का साइन लगा दो, इसका मतलब 200% से हमारी जो महंगाई थी वो बढ़ गई टाइम्स बाई 100। ठीक है, सो आई होप जीडीपी डिफ्लेटर भी आपको क्लियर है। सो ये कुछ चीजें थी जो कि हमने देखी, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं हम कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। हमने बात की नेशनल इनकम की, जिसमें ये 4 टॉपिक्स मेन थे। हमने इन 4 टॉपिक्स की बात की बारी बारी से कि भाई व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी क्या होती है, उसमें जो 4 मेजर टर्म्स थे उसको हमने डिस्कस किया। देन हमने देखा कि एनडीपी क्या होता है, देन जीएनपी क्या होता है, देन एनएनपी क्या होता है, ये चीजें हमने देखी। उसके बाद कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स थे जो कि था फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, और फिर हमने देखा नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। देन इन द लास्ट हमने देखा कि जीडीपी नॉमिनल और जीडीपी रियल क्या होता है, इसी से हमने रिलेट किया जीडीपी डिफ्लेटर को, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है। और अगर आपको हमारी वीडियोज यूजफुल लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।